बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्या स्टेप्स होते हैं? पिछले कुछ टाइम से हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि जब किसी भी पेशेंट का जनरल किसी भी बीमारी में ट्रांसप्लांट किया जाता है, चाहे वो बच्चा होता है या बड़ा होता है, तो उसे कौन से स्टेप्स में से गुजरना होता है। हमने बात की थी कि पहले पेशेंट को जब एडमिट करने से पहले उसकी पहले वर्कअप किया जाता है, अच्छा मैच ढूंढा जाता है, कौन सा डोनर अच्छा मैच होगा, कौन सा डोनर अच्छा मैच नहीं होगा। उसके बाद पेशेंट को एडमिट कर लिया गया और उसके बाद लाइन डल दी गई। लाइन के बाद पिछली दफ़ा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या कंडीशनिंग दी जाती है, और कंडीशनिंग जो पहला मरला हो, दूसरा मरला कह लें जो ट्रांसप्लांट का, उसके मकासद क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशनिंग के अगला मरला, जिसे हम असल एक्चुअल ट्रांसप्लांट कहते हैं, वो कैसे किया जाता है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है, मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। तो जिस तरह मैंने बताया कि कंडीशनिंग का हम लोगों ने की, कंडीशनिंग का मकसद ये होता है कि जितनी बोन मैरो किसी पेशेंट की है वो ख़त्म हो जाए, या अगर कोई ऐसी बीमारी जिसमें ऑलरेडी बोन मैरो काम नहीं करी तो फिर हम उसका इम्यून एब्लेशन करते हैं कि इम्यून सिस्टम उसको पेशेंट का नॉकआउट कर लिया जाए। ये वो स्टेप्स हैं जो तमाम ट्रांसप्लांट में तकरीबन किए जाते हैं, जो स्पेसिफिक हैं हर बीमारी का अलग, वो हम किसी अगले मरले में फिर डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है ट्रांसप्लांट डे, जहां पर डोनर को एडमिट कर लिया जाता है। अब जब हम डोनर को एडमिट करते हैं तो बाज़ औक़ात इसके दो तरीकों से हम करते हैं। बाज़ औक़ात डोनर को एडमिट करने से पहले 3-4 दिन पहले कुछ हम इंजेक्शंस देना शुरू कर देते हैं डोनर को, ताकि उसके स्टेम सेल बोन मैरो से निकल के पेरिफेरल में आ जाएं, अगर हम पेरिफेरल कलेक्शन करना चाह रहे हैं। मगर कुछ बाज़ औक़ात कुछ कंसल्टेंट्स, कुछ डॉक्टर्स जो ट्रांसप्लांट करते हैं, वो आम हालत में अगर बोन मैरो भी लेना चाह रहे हैं, एज एन सोर्स लेना चाह रहे हैं स्टेम सेल्स के लिए, तो उस मौके पर भी वो कोई इंजेक्शंस देते हैं ताकि बोन मैरो को ज़रा एक्टिवेट कर दिया जाए। अमूमन ये इंजेक्शन 3 से लेकर 5 दिन तक के लिए दिए जाते हैं ताकि बोन मैरो एक्टिव फेज में आ जाए और उसके स्टेम सेल्स बाहर निकल के ब्लड में आ जाए। अब ट्रांसप्लांट का जिसे हम कहते हैं कि जब हम लोगों ने हार्वेस्टिंग करनी है, हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो हमने स्टेम सेल्स लेने हैं वो उसके 2 तरीकों से लिया जा सकते हैं। अगर डोनर छोटा हो और बीमारी जो ब्लड रिलेटेड बीमारी हो अमूमन, तो उसके अंदर हम लोग बोन मैरो को प्रेफर करते हैं। अगर डोनर छोटा हो और बीमारी थैलेसीमिया है या ऐसी बीमारियां जो खून से रिलेटेड होती हैं, तो हम लोग यूजुअली आमतौर पर जो ट्रांसप्लांट करने वाले हैं वो बोन मैरो को सोर्स के तौर पर लेते हैं। और बोन मैरो अमूमन कूल्हे की हड्डी से ली जाती है, जिसे हम हिप बोन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल नहीं जाया जाता। ये एक जो कॉन्सेप्ट है कि रीढ़ की हड्डी से कुछ ले लिया जाएगा, रीढ़ की हड्डी में कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, वहाँ नहीं जाते। सिर्फ कूल्हे की हड्डी जो हिप बोन होती है, एलिक बोन होती है, वहाँ से बोन मैरो कलेक्ट किया जाता है। इसके लिए मरीज़ को हम लोग दाखिल करते हैं, उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, मगर हम लोग इतने ही स्टेम से लेते हैं जितना डोनर को कोई ख़तरा ना हो। मैं दोबारा बताता चलूँ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मरले के अंदर हमें ट्रांसप्लांट करने वालों को डोनर की ज़्यादा फ़िक्र होती है और हम पूरा ख्याल करते हैं कोई ऐसी चीज़ डोनर से ना उसको नुकसान पहुंचे कि खुदा न खासा उसे बाद में किसी तकलीफ से गुजरना पड़े। तो इसलिए जितने भी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं बोन मैरो, तकरीबन 100% डोनर को कोई तकलीफ नहीं होती और कोई नुकसान उसे नहीं पहुंचता। तो बेहोश करने के बाद तकरीबन ये कोई 1 से 2 घंटे का प्रोसीजर हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि मरीज़ का साइज़ कितना है, मरीज़ का वज़न कितना है, मरीज़ का सरफेस एरिया कितना है। उस लिहाज से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने स्टेम सेल्स चाहिए। वो स्टेम सेल्स हम लोग अमूमन बोन मैरो से लेते हैं। उसके बाद अगला मरला होता है इसको बोन मैरो को प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का मतलब ये होता है कि हमने बोन मैरो को ढालना है पेशेंट के मुताबिक, उसमें से हमने कुछ चीज़ें निकालनी हैं, कुछ इसमें ऐड करनी है। ये मरला होता है जहाँ पर हम लोगों को बोन मैरो को, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो प्रोसेस करना, इसे बोन मैरो मैनिपुलेशन भी कहा जाता है, कि हम उसे स्टेम सेल्स को मैनिपुलेट करते हैं और उससे कोशिश करते हैं कि हम इतना ढाल दें कि वो पेशेंट के लिए सेफ हो जाए और उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। दूसरा एक तरीका ये होता है कि अगर डोनर बड़ा हो, अडल्ट हो, बड़ा हो, या और बाज़ औक़ात कैंसर्स वगैरह की बीमारियों में हम लोग पेरिफेरल स्टेम सेल कलेक्शन कर सकते हैं कि खून से, जिस तरह किसी ने खून की बोतल देनी होती है या जिस तरह किसी ने प्लेटलेट्स मेगा यूनिट की शक्ल में देने होते हैं, तो वो उस तरह खून, डोनर जो होता है वो टीवी देख रहा है, बात कर रहा है और हम उसमें से स्टेम सेल्स जस्ट लाइक ब्लड ले लेते हैं मशीनों के ज़रिए। इसे हम कहते हैं पेरिफेरल स्टेम सेल कलेक्शन। जहाँ पर बोन मैरो के कुछ फ़ायदे हैं, वहाँ पेरिफेरल के कुछ फ़ायदे हैं। ये हम डिपेंड करता है कि ट्रांसप्लांट करने वाला खुद फैसला करता है कि बीमारी कौन सी है, वो कौन से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं और कौन से नुकसान का अंदेशा हो सकता है। अमूमन पेरिफेरल स्टेम सेल कलेक्शन के अंदर डोनर को बेहोश भी नहीं करना पड़ता, कोई इशू नहीं होता और वो आता है, 1 दिन के लिए स्टेम सेल देता है और वापस चला जाता है। इस दौरान हम लोग फिर जो हमें स्टेम सेल मिल जाते हैं, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, CD34 काउंट करते हैं कि जितने हमें सेल्स चाहिए, क्या ये सफिशिएंट सेल हैं कि जो पेशेंट के लिए काफ़ी होंगे। और अगर हमें एक ही दफ़ा में उतने सेल मिल जाएँ जो पेशेंट के लिए काफ़ी हैं, तो फिर दोबारा इस प्रोसेस को अमूमन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी भी वजह से इतने स्टेम सेल नहीं मिल सके, या ये कि हम डोनर बहुत छोटा था, पेशेंट बहुत बड़ा था, हम एक वक्त में नहीं ले सके इसे, तो बाज़ औक़ात इस प्रोसीजर को रिपीट भी करना पड़ सकता है। मगर दोनों सूरतों में अमूमन डोनर को किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता। अब ये जो सेल हम निकाले होते हैं, जिसे हमने हार्वेस्ट किए हुए होते हैं, इनको 2 तरीके होते हैं। या तो हम उसको सेव कर सकते हैं, अगर हमें सेव करना चाहे, हम फ़ौरन ट्रांसप्लांट नहीं करना चाह रहे, या हम उसे जब मैनिपुलेट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो हम उसे इन्फ्यूज़ कर लेते हैं उसी सेंट्रल लाइन से
जो कि मैंने शुरू में बताया था कि हम सेंट्रल लाइन डाल देते हैं जो दिल के अंदर पड़ी हुई होती है। ये स्टेम सेल जब दिल के अंदर जाते हैं, दिल पंप करता है तो अपनी जगहों पर जाके बैठना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कहते हैं। अब ये वो दिन है जहाँ पे उसकी पुरानी बोन मैरो काम नहीं करी, पुराने स्टेम सेल्स काम नहीं करे, नए स्टेम सेल हम लोगों ने डाल दिए हैं, मगर फौरन जाके अपना काम शुरू नहीं करते और इसमें टाइम लगता है। अब उसके बाद अगला कौन सा मरला होता है, हम अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे कि जब हम लोगों ने स्टेम सेल को इन्फ्यूज़ कर दिया है, उसके बाद अब मरीज़ को किस मरले से गुजरना है और कब उसको डिस्चार्ज तक लेके जाना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।